my channel. My name is Vinita and in this video I'm gonna talk about biology कि मैंने बायो की प्रिपरेशन कैसे की थी, एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को कैसे याद रखा था, नोट्स तो खैर नहीं बनाए थे, कौन से टीचर्स को फॉलो किया था बायो के लिए, उन सब के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो अगर बायो में अच्छा स्कोर करना है लाइक 350, 360, 340 ये सारा स्कोर करना है तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहली, एनटीए पे भरोसा करना छोड़ दो, क्योंकि एनटीए का कुछ भी भरोसा नहीं है, वो क्या दे दे, कौन सा क्वेश्चन दे दे, कौन सा पैटर्न दे दे। इस साल का पेपर आप लोगों ने देखा होगा कि इस साल के पेपर में उसने इतने सारे असर्शन रीज़न दे दिए थे जिसका हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था। एंड कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे दिए थे जो कि कंट्रोवर्सी थे, गलत थे, फिर भी उसने हमें बोनस नहीं दिया। तो इसलिए एनटीए पे ट्रस्ट मत करना। सेकंड चीज़, जितनी भी तुम लोग बायो की बुक्स पढ़ रहे हो वो सारी साइड में रख दो और उनकी जगह सिर्फ एक बुक को फॉलो करो, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा कोई भी चीज़ तुम लोगों को फॉलो नहीं करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है। 360 स्कोर कर सकते हो तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। तो ये दो चीज़ें तुम लोग को फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ थ्योरेटिकली हर एक चैप्टर को रीड कर लेना है ऊपर से, ऐसे नहीं रीड करना है। हर एक चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, जैसे मैं करती थी। तो मैं वो चीज़ बताऊंगी कि मैंने कैसे हर एक चैप्टर को रीड किया था। लाइक आपने कोई भी एक चैप्टर उठा लिया, एवोल्यूशन उठा लिया, एवोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपने रीडिंग मारी चैप्टर की फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम आप किसी भी चैप्टर की रीडिंग कर रहे हो तो उसमें टाइम लगेगा, 1 घंटा या 1.5 घंटा आपको लग सकता है। सेकंड टाइम जब आप उस चैप्टर को दोबारा से रीड करोगे तो आपको कम टाइम लगना चाहिए, लाइक 45 to 30 मिनट्स लगेगा। तीसरी बार जब करोगे तो आधा घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अब रीड कैसे करना है हर एक चैप्टर को। अब जैसे आपने एवोल्यूशन स्टार्ट किया, उसका फर्स्ट पैरा पढ़ा, पूरा पैरा पढ़ लिया एक बार अच्छे से। अब आपको एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि उस पैरा से कैसे क्वेश्चंस बना सकता है। आपको खुद एक टीचर की तरह सोचना है कि अगर आप टीचर होते, नीट का पेपर आप बना, तो जितने भी क्वेश्चंस उस पैरा से बन सकते हैं वो आपको बनाने हैं, और फिर वो चीज़ें देखनी है कि हाँ इस पैरा से ये क्वेश्चन बना, वो सारी चीज़ें आपने रख ली, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक पैरा को करते करते आपको पूरा चैप्टर ख़त्म करना है। फर्स्ट टाइम में ये चीज़ करनी है, ठीक है। अब जैसे कोई भी चैप्टर है, मान लो मॉर्फो है, मॉर्फो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि याद नहीं होते। एनिमल किंगडम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि याद नहीं होते। अब एनिमल किंगडम से मोस्टली क्या होता है, एग्जाम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो अब उसमें मैं क्या करती थी, जैसे मैंने अपनी एनसीईआरटी में स्टिकी नोट्स लगाए थे, मैंने कोई अलग से नोट्स नहीं बनाए थे, लाइक पूरी एक कॉपी अलग से बनाई हो, वो चीज़ नहीं करी थी क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है। स्टिकी नोट्स लगाने अपनी एनसीईआरटी के ऊपर। अब जैसे फर्स्ट पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा के एग्जाम्पल्स लिखे। अब वो सारी चीज़ें, मतलब एग्जाम्पल्स आपको रोज़ याद करने होते हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो वो चीज़ें आपने स्टिकी नोट्स पे लिखी। तो फिर मुझे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ता था एग्जाम्पल्स के लिए कि मैं एग्जाम्पल्स ढूंढ रही हूँ, हर एक टॉपिक को फिर से पढ़ रही हूँ। मुझे सिर्फ वो स्टिकी नोट्स रिवाइज करने होते थे जिससे कि मैं सारे एग्जाम्पल्स याद कर पाती थी। जैसे मॉर्फो हो गया, एनाटॉमी हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, ये सारे चैप्टर्स बहुत ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। मैंने मॉर्फो में बहुत सारे स्टिकी नोट्स लगाए थे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट कर रखनी है आपको। तीसरी बात, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको हर एक चैप्टर का हर एक डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे इवोल्यूशन चैप्टर में लास्ट में कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं डायनासोर्स वगैरह के ऊपर, वो उससे अभी तक क्वेश्चन नहीं फ्रेम हुआ है और बच्चे उस चीज़ को हमेशा छोड़ देते हैं। मैं भी छोड़ देती थी, बट इस ईयर मैंने वो डायग्राम भी पढ़ा था क्योंकि मुझे लगा था कि उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको वो डायग्राम्स नहीं छोड़ने हैं, और डायग्राम्स के नीचे कुछ हेडिंग्स लिखी होती हैं, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इकोलॉजी में लिखा हुआ है, बायोटेक में लिखा हुआ है वो। तीसरी बात, समरी एंड इंट्रोडक्शन। जितना इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर है, चैप्टर की थ्योरी है, उतना ही इम्पॉर्टेंट आपकी समरी है और उसका इंट्रोडक्शन है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ इंट्रोडक्शन और समरी पार्ट में दी होती हैं, बीच में नहीं दी होती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने समरी छोड़ दी, आपने इंट्रोडक्शन छोड़ दिया, सीधा चैप्टर उठाया, स्टार्ट कर दिया और पढ़ लिया, और फिर अगर पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ गया समरी से जो कि थ्योरी में है ही नहीं, तो आप लोग को लगा कि वो क्वेश्चन बाहर से आया है। तो इसलिए समरी भी रीड करनी है। अब आपको हर बार समरी रीड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप हर बार पूरा इंट्रो पढ़ रहे हो, पूरी समरी पढ़ रहे हो, क्योंकि समरी ऑलमोस्ट सेम होती है चैप्टर के। बस 1-2 लाइन ऐसी मिल जाती है, 1-2 पॉइंट ऐसे मिल जाते हैं जो कि न्यू होते हैं, चैप्टर के अंदर नहीं होते, तो उसको आपको हाईलाइट। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक इंट्रोडक्शन में दे रखा है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर कुछ है, रेप्टाइल्स के अंदर किसने डिस्कवर किया था,
वो चीज़ है, वो चीज़ थ्योरी में नहीं है, सिर्फ इंट्रो में है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ समरी में है, तो ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट रखनी है और हाईलाइट कर देना, जिससे जब नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को रीड करो तो सिर्फ आप हाईलाइटेड पार्ट ही रीड करो। आपको बार बार पूरी रीडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना करो। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड करना है आपको, उसमें टू, फ्रॉम, इफ़, बट, इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना है। इस बार एक क्वेश्चन आया था 2022 में स्पर्मियोजेनेसिस वाला, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसमें फ्रॉम आना चाहिए था, बट उन लोगों ने इन दे दिया था सेमिफेरस ट्यूब्यूल में, तो वो चीज़ कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ फ्रॉम, इन, टू जो भी है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को पढ़ना है। एनटी अब इस तरीके से पेपर बना रहा है कि आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन को अच्छे से रीड करना है। अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखो तो थोड़ा बहुत बाहर से आ जाता था, लेकिन अभी जब से एनटी आया है वो सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप इधर उधर के नोट्स पढ़ो, उससे अच्छा आप एनसीईआरटी को इतना अच्छे से इतनी बार पढ़ लो ना कि अगर एनसीईआरटी से कुछ भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो इंट्रो हो, चाहे वो समरी हो, आपको वो क्वेश्चन आए, आप 360 में से 360 मार के आओ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ इधर उधर के नोट्स में नहीं भागना है। हाँ, अगर जैसे कोई चैप्टर है लाइक माइक्रो वाला चैप्टर है, जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स बच्चों को समझ में नहीं आती है, अब जेनेटिक्स का कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ आप किसी टीचर से पढ़ सकते हो, उसका नोट आप अलग से बना सकते हो कि हाँ ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लाइक आपको रेप्लिकेशन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो टॉपिक आपने समझ लिया, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे समझ लिया, लाइक पीडब्ल्यू में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तरुण सर हैं जिनसे मैंने पढ़ा। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। लाइक नोट्स अलग चीज़ होती है, शॉर्ट नोट्स अलग। आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जैसे जो कि लास्ट टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैंने बनाए थे बायो के लिए नोट, शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जैसे मान लो आपने कोई भी चैप्टर लिया, अब जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं, जैसे मुझे कुछ पॉइंट्स हैं जो कितना भी पढ़ लो याद नहीं रहते, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझसे कभी भी पूछ लो, रात को उठा के भी पूछ लो ना, तो भी मेरे को याद रहेंगे। वो चीज़ें आपको एक पेपर लेना है, एक चैप्टर उठाया, एक पेपर लिया, जो पॉइंट्स याद नहीं रहते हैं, भूल जाते हो, वो पॉइंट्स लिखने हैं, जो याद है वो नहीं लिखने। ये नहीं कि आपने पूरा चैप्टर छाप दिया पेज पे, सिर्फ जो चीज़ें याद नहीं है वही चीज़ें लिखनी है। अब ऐसे कर करके आप हर एक चैप्टर की पूरी एक आपकी कॉपी टाइप बन जाएगी, मतलब 50 to 60 पेजेस बन जाएंगे, जितने भी पेजेस बन रहे हैं उतने बना लेना। उसको रोज़ पढ़ना है, ये नहीं कि हफ्ते में पढ़ लेना या रोज़ पढ़ लेना, आपको जब टाइम लाइक आपने संडे टू संडे पढ़ लिया। मैं अपनी कॉपी संडे टू संडे उठाती थी, वो पतली सी होती है, कोई ज़्यादा वो नहीं होता, और आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी आप उसको पढ़ सकते हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जगह आप, क्योंकि जो चीज़ें याद है वो तो भूलोगे नहीं, जो चीज़ नहीं याद है अगर वो चीज़ एक जगह पे लिखी मिल जाएंगी तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बेटर रहेगी ना, तो इसलिए आप वो कॉपी एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ सकते हो, तो वो चीज़ बहुत हेल्प करेगी एग्जाम में। बात करते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस की। पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी, ये दोनों चीज़ें अगर आपकी पकड़ में है ना तो आप फुल स्कोर मार सकते हो, 360 आउट ऑफ 360। इस साल जो क्वेश्चंस आए थे जो कंट्रोवर्सी थे, जिनका आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं था, वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दिया था एनटीए ने। 2018 में स्पर्मियोजेनेसिस वाला क्वेश्चन आया था, वो इस साल भी रिपीट हुआ था। उसका आंसर जो था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं दिया था, क्योंकि एनसीईआरटी में फ्रॉम लिखा था, लेकिन पास्ट ईयर में ये आ चुका है। तो जिन बच्चों ने पास्ट ईयर करा है उनका सही गया है। जैसे मैंने पास्ट ईयर लगाए थे तो मेरा ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ था, क्योंकि मैंने पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इसका आंसर मारा था, ना कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो इसलिए आपको पास्ट ईयर के 10 साल के पेपर तो लगाने ही हैं। वो चीज़ अगर आप लगा लोगे ना, तो अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप उसको उसी के जैसा आंसर देना जो लास्ट ईयर आंसर माना था एनटीए ने। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पास्ट ईयर क्वेश्चन का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।